हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। यहाँ पे हम लोग इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का कवर कर रहे हैं, जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे टॉपिक्स जो कि यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सारे कंटेंट जो है वो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें और अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर कर सके। अभी फिलहाल हम लोग लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर के गो थ्रू कर लीजिएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट हो गया है, संविधान का निर्माण भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा और आखिरी भाग संविधान की प्रमुख विशेषताएं का यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए आज आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 का, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये बेसिकली हमारे संविधान की विशेषताएं हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं वो सभी आने वाले वीडियोस में हम लोग एक चैप्टर्स के रूप में सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो ये फिलहाल यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट्स देख पा रहे हैं ये हमारे संविधान की एक तरह से समरी है, विशेषताएं है, प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल्ड में ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग एक चैप्टर्स के रूप में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक पार्ट 2 तक हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज तक कवर कर लिया है। इसके बाद से जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये आज आपका पार्ट 3 यानी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग सेक्युलर स्टेट से स्टार्ट करेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, संविधान की विशेषताएं भाग 3। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, संविधान की विशेषता का धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज के बारे में फिर जानेंगे, फिर एकल नागरिकता के बारे में कवर करेंगे, स्वतंत्र निकाय के बारे में फिर जानेंगे, आपातकालीन प्रावधान के बारे में जानेंगे, त्रिस्तरीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य से। सेक्युलर मतलब क्या होता है? सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब बिना किसी धर्म को प्रमोट किए हुए, यानी सभी धर्म को एक समान यहाँ पे दर्जा देने की बात यहाँ पे ये हमारा संविधान जो है वो देता है। और उसी के लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान के द्वारा यहाँ पे निकाले गए हैं। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों से भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का पता चलता है, यानी हमारा संविधान जो है वो हर धर्म को एक लेवल पे एक जैसा उसको एंजॉय करता है। यहाँ पे किसी भी धर्म को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, सभी धर्म एक समान यहाँ पे माना जाता है, बिना किसी धर्मनिरपेक्ष से यहाँ पे हमारा संविधान आपको देखने को मिलेगा। तो पहला अगर हम लोग बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि ये सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान में पहले नहीं था। ठीक है, ये सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान में किस समय ऐड किया गया है, यानी 2 क्वेश्चन निकल के आता है। यानी धर्मनिरपेक्ष जो है, सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारे संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत ऐड किया गया है, या फिर किस वर्ष इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो सेक्युलर वर्ड आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में, ये ध्यान रखिएगा, संविधान के प्रियम्बल में ये आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, सेक्युलर। तो प्रस्तावना में 1976 को 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ये आपका जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सेक्युलर वर्ड सेक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी सभी नागरिकों को यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे बेसिकली सिक्योर करता है, उनके विश्वास को, उनके फेथ को, उनके वर्शिप को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर सिक्योर करता है हमारा संविधान। कौन करता है? हमारा संविधान करता है। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी आर्टिकल 14 में, हम लोग आर्टिकल 14 आने वाले वीडियोस में जब हम लोग मौलिक अधिकार स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल में आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि 14 अनुच्छेद के अंतर्गत
हमारा राज्य कानून जो है वो किसी के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी जितने भी कानून आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो सभी कानून हर एक व्यक्ति के लिए समान है और हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। वो किसी को भी डिनाई नहीं करेगा, कोई भी कानून किसी को प्रोटेक्ट करने को लेकर के जो भी कानून यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो सारे कानून सभी के लिए एक समान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी व्यक्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी धर्म जो है वो सभी कानून के समक्ष एक समान है। यहाँ पे कानून किसी को भी, कोई भी धर्म को भी या किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देता। आप अगर भारत के भूमि पर है तो आपके लिए भी चाहे वो एक कानून जो है वो समान होगा जैसे बाकी लोगों के लिए है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी ऑफ द सिटीजन, यानी किसी भी नागरिक के साथ ये भेदभाव नहीं करता है किसी भी धर्म को लेकर के। आर्टिकल 15 के तहत ये बात कही जा रही है, यानी राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव ये स्टेट नहीं करता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ऑल पर्सन्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, यानी सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से पेश करना, अभ्यास करना या प्रचार करने का अधिकार, जैसा कि अनुच्छेद 25 में दिक्कत बताया गया है। यानी सभी व्यक्ति पूरी तरह से फ्री हैं अपने धर्म को यहाँ पे क्या करने को लेकर के, प्रैक्टिस करने को लेकर के। ठीक है, अपने धर्म को प्रमोट करने को लेकर के, अभ्यास करने को लेकर के, ये पूरी तरह से हमारा संविधान जो है यह अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत हर एक पर्सन को यहाँ पे प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने धर्म को फ्रीली तरीके से भारत पे क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेस कर सके और प्रोपगेट कर सके, प्रचार कर सके। जैसे अगर हम लोग बात करें हिंदू लोगों की तो हवन वगैरह होता है ना, पूजा वगैरह ओपनली होता है ना, कहीं पे भी सोसाइटी वगैरह में जैसे सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो हम ओपनली उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगर मुस्लिम कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी ओपनली वो मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ओपनली। तो ये सारी चीज़ें उनको ये अधिकार अनुच्छेद 25 देता है कि वो अपने धर्म को पूरी तरह से एंजॉय कर सके इस भारत में। और ये जो अधिकार जो दिया जाता है हर धर्म को ये अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत प्रोवाइड किया जाता है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट रिलीजियस अफेयर्स, यानी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। तो हर एक अपना जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस होते हैं वो सभी अपने जो भी कल्चर्स हैं उनके धर्म को लेकर के जो भी नियम है वो सारे नियम को वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, वो मैनेज कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये अनुच्छेद 26 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। हर एक आर्टिकल को आने वाले वीडियोज़ में जब मैं फंडामेंटल राइट स्टार्ट करूँगा, मौलिक अधिकार स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर डिटेल में हम लोग ये सारे आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगला जो पॉइंट है, एनी पर्सन नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन, यह अनुच्छेद 27 के तहत ये बात कही जा रही है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के कोई भी कर नहीं देगा, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी टैक्स प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बात यहाँ पे अनुच्छेद 27 के तहत की जा रही है। यानी सपोज कीजिए आप जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दान पेटी होती है, तो ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि आप उस दान पेटी में आपको पैसा डालना अनिवार्य है, जरूरी थोड़े ना है। अगर जिसकी इच्छा होती है वो अपने खुद से जितना भी रुपए होता है वो उस दान पेटी में डाल देता है। ऐसा कंपलसरी तो नहीं होता कि आपको उसके अंदर पैसे डालने ही डालने हैं। तो ये बात यहाँ पे कही जाए, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी आपसे धर्म के प्रचार करने को लेकर के या धर्म को लेकर के आपसे जबरदस्ती किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपसे ले, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, ये अनुच्छेद 28 के तहत ये बात कही जा रही है। यानी अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकारी है, तो उस शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो शैक्षणिक स्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये भी अनुच्छेद 28 के तहत ये हमें गाइड किया जा रहा है।
ये ध्यान रखिएगा। खास करके सरकारी शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात कही जा रही है, प्राइवेट की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, निजी की बात नहीं की जा रही है। वह शैक्षणिक स्थान जो किसी भी तरह से किसी सरकार, किसी राज्य के द्वारा जिसको कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं या जो गवर्नमेंट के अंडर में बेसिकली वर्क करता है जो शैक्षणिक संस्थान, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ बताता है कि हमारा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। Any section citizen shall have the right to conserve distinct language, script और culture। यह अनुच्छेद 29 के तहत ये बात कही जा रही है। यानी किसी भी वर्ग के नागरिक को, चाहे उसकी कोई भी भाषा क्यों ना हो, वो उसको पूरी तरह से कंजर्व करने का अधिकार उसको हमारा संविधान अनुच्छेद 19 के तहत प्रोवाइड किया जाता है। सपोज कीजिए हम बिहार में अगर सपोज कीजिए कोई हरियाणा के कोई लोग रह रहे हैं तो वो हरियाणवी भाषा बोलते हैं, तो बिहार में अगर माइनॉरिटी लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणवी आ गया ना, क्योंकि हरियाणवी भाषा, हरियाणवी लोग बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे बिहार में। तो हरियाणवी लैंग्वेज भी जो होगी वो बिहार में माइनॉरिटी के अंदर में आएगी, तो उसको हरियाणवी परिवार के द्वारा कंजर्व करना ये उनको अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। उनको कोई भी मना नहीं कर सकता हरियाणवी बोलने से, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो हमारे भारत में आप किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो मेन लैंग्वेज है, जो मदर टंग लैंग्वेज है, उसको भी आप कंजर्व कर सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा उसको ना बोलने को लेकर के या उसको यूज़ ना करने को लेकर के, चाहे किसी भी तरह का लिपि ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह की संस्कृति, आपकी कुछ भी संस्कृति क्यों ना हो, आप अपनी संस्कृति को पूरी तरह से कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा संविधान हमें अनुच्छेद 29 के तहत ये अधिकार हर इंडिविजुअल को, हर वर्ग के नागरिकों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हर वर्ग के नागरिक को, याद रखिएगा, किसी भी वर्ग के नागरिक के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो आप किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो भारत में, आप अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को पूरी तरह से संरक्षित कर सकते हैं। आपको कोई भी, आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि ये अनुच्छेद 29 संविधान का आपको ये अधिकार प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि मिनॉरिटीज़ के बारे में हमारा संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, यानी अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को सही स्थापित प्रशासित करना, ये ध्यान रखते हैं। मतलब किसी भी तरह का अपना खुद का भी शैक्षणिक स्थान अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्थापित कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, उसको प्रशासित भी कर सकता है, कोई भी अल्पसंख्यक भी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये अनुच्छेद 30 जो है उनको ये अधिकार ये देता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अनुच्छेद 30 जो है वहाँ पे हमारे संविधान में मिनॉरिटीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। State shall endeavor to secure for all the citizen a uniform civil code। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 को ये क्या करता है, सुरक्षित करने का प्रयास करता है, ये ध्यान रखते चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ध्यान रखते चलेगा। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। भारत का इकलौता कौन सा राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आपको बताना है। यानी हमें भारत के उस राज्य से सभी राज्यों को सीखना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या होता है, कोई भी कानून सभी के लिए एक समान। सपोज कीजिए कोई भी वुमेन्स को कोई भी अगर बेसिकली अगर एक राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो वुमेन चाहे किसी भी वर्ग की क्यों ना हो, वो सभी वर्ग के वुमेन के लिए वो एक अधिकार जो है वो उनको उनके ऊपर लागू होगा, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज कीजिए 3 तलाक का जो केस आपका चला था, तो ये सारे मुस्लिम जो वुमेन्स हैं वो सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो किसी भी भारत के कोने में क्यों ना हो, ये ध्यान रखते चलेगा। 3 तलाक वाला केस आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था 2-3 साल पहले। ठीक है, चलिए मुझे एक और होमवर्क लिखिएगा। ठीक है, एक तो स्टेट का नाम बताना है, स्टेट का नाम। दूसरा होमवर्क है 3 तलाक जजमेंट केस बताना, जजमेंट बताना आपको, केस का
क्या था, क्या जजमेंट निकल करके आया था, कंक्लूजन क्या निकल कर आया था, वो आपको बताना है 3 तलाक जजमेंट का। ठीक है, ये अगला होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कैनॉट्स अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट्स। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए बहुत टाइम पहले की बात है, जब संविधान नहीं हुआ करता था, तो पश्चिमी जो देश है और पूर्वी देश में बेसिकली हम ही लोग आते हैं, और पश्चिमी देश में आपका यूरोपियन कंट्री आ गया, अमेरिका कंट्री आ गया। तो बेसिकली क्या होता था कि पहले के टाइम पे जब संविधान नहीं होता था, ऋग्वेद अगर वेद के टाइम पे अगर हम लोग जाएं, तो उस समय तो संविधान वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। उस समय में सभी लोग मिलजुल करके रहते थे, सभी धर्म के लोग जो है वो एक होकर के रहते थे, सभी एक साथ सभी का उठना बैठना होता था। और उस समय जो था, जिन जिन धर्म का जो जो संस्कृति थी, जो जो उनका नियम था, वही बेसिकली उनका संविधान भी हुआ करता था। ठीक है, और पश्चिमी देशों में भी जितने भी रिलीजन थे, उनका जो भी कानून हुआ करता था, जो भी धर्म की संस्कृति, जो भी उनके नियम्स वगैरह होते थे, वही बेसिकली संविधान हुआ करता था। तो चर्च जो था वो रिलीजन के साथ कनेक्टेड था, यानी रिलीजन को फ्रेंड माना जाता था प्रशासन का। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था, रिलीजन को फ्रेंड माना जाता था एडमिनिस्ट्रेशंस का, पहले के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो। फिर क्या हुआ, पश्चिमी जो देश है, यूरोपियन कंट्रियों में क्या हुआ, प्रशासन में जो चर्च है, चर्च के द्वारा टैक्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिए गए धर्म के लोगों से, और वो और ज़्यादा कर जो है वो वसूलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तो कर पहले से ज़्यादा था, ऊपर से और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिलीजन के लोगों को आना स्टार्ट हो गया, आम लोगों को आना स्टार्ट हो गया। कर वसूलना चलिए स्टार्ट तो हुआ, वो कर जो वसूल करके किसी भी तरह से धर्म के लोग वो कर चुका देते थे, और बहुत से लोग जो थे जिसके अंदर ऋण में भी चले गए थे, लोन ले करके बहुत ज़्यादा कर्ज में भी डूब गए थे। वो जो बेसिकली कर चुकाया जाता था चर्च को, एक दिन ऐसा पता चला कि धर्म के लोगों के द्वारा कि जो उनके द्वारा जो कर चुकाया गया है उससे किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। उसमें चर्च के लोगों के द्वारा जो फादर है, जो पादरी हैं, उनके द्वारा बेसिकली क्या है, उनके द्वारा वो उनसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते थे, यानी अपनी ऐसा आराम की ज़िंदगी जीते थे, उससे किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं होता था उनके एरिया में। ठीक है, तो जिससे क्या हो गया, रिलीजन जो था वो पूरी तरह से खफा हो गया प्रशासन से, चर्च से, और वो उससे अलग होने का फैसला लिया, और अलग हो भी गया। अब जो रिलीजन के नियम थे उसी से तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, अब रिलीजन अलग हो गया चर्च से, तो ऑब्वियस ही बात है उसके नियम से अब तो प्रशासन नहीं चल सकता। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रियों ने पश्चिमी देशों के लिखना स्टार्ट कर दिया संविधान के बारे में, संविधान लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहला जिन्होंने अपना संविधान लिखा था, पहला देश वो कौन सा था, होमवर्क बताया था, चलिए मुझे बताइएगा। होमवर्क नंबर 4, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा देश लिखा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी था इसके बारे में, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और 5th नंबर, फर्स्ट अनरिटन अलिखित संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन किसके हाथ में था, वो आपको बताना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला लिखित संविधान जो था वो किसके द्वारा लिखा गया, पहला अलिखित संविधान जो था वो किसके द्वारा लिखा। लेकिन तो जिसको ऐसे पश्चिमी देशों में क्या हुआ, निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म आपको देखने को मिलेगा, निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा पश्चिमी देशों में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, भारत में आज भी रिलीजन जो था वो फ्रेंड का, एक फ्रेंड है प्रशासन का। आप देख सकते हैं कहीं पे भी आप किसी भी मंदिर वगैरह में जाए या किसी भी धार्मिक स्थल में जाए, वहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ के रूप में प्रशासनिक लोग वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे भी जाए, चार धाम यात्रा पे जाए, वैष्णो देवी मंदिर जाए, या फिर हज की यात्रा पे जाए, आपको हर जगह जहाँ पे आपको प्रशासन के लोग के द्वारा आपकी सहायता की जाएगी, जो ये दर्शाता है कि हमारे भारत में आज भी जो धर्म है वो प्रशासन का दोस्त है। तो भारत में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, भारत में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म आपको आज के डेट में देखने को मिलेगा। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, यानी किसी भी धर्म के लोग आप
कोई भी कैटेगरी में कोई भी क्यों ना बिलोंग करता हो, प्रशासन जो है वो हर एक धर्म के लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और हर एक धर्म के लोगों को समान रूप से उसकी रक्षा करता है और उसको गाइड करता है, उसकी हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमारा भारत जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हमारे भारत के संविधान में आपको देखने को मिलेगा, जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे रिलीजन अब फ्रेंड नहीं है वहाँ का प्रशासन का। कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो एबॉलिश द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो पुरानी जो प्रणाली थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, वो संविधान के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दी गई है, खत्म कर दिया गया। पहले था ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए होमवर्क एक और लिखिए, होमवर्क लिखते हुए चलिए, होमवर्क नंबर 6, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, बताइए जनक कौन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, किसको कहा जाता है। यानी पहले था ना कि मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देंगे, है ना, तो वो वाला सिस्टम जो था वो पूरी तरह से हमारे आज़ाद भारत के संविधान के में इस तरह का सिस्टम पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है वो विधानसभा में आपको यहाँ पर अलॉट किया गया, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। धर्म के आधार पर जो आरक्षण जो बांटे गए थे वो सब को खत्म कर दिया गया था, ये ध्यान रखते हुए चलेगा हमारे संविधान के द्वारा। प्रोवाइड्स फॉर द टेम्पररी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, उसके जगह पे कास्ट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर टेम्पररी रिजर्वेशंस जो है सीट्स की प्रोवाइड की गई है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अगला जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात यहाँ पे कही जा रही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो एडल्ट हो गया, यानी जो 18+ हो गए हैं, उन सभी का अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, वो चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, ये ध्यान रखते चलेगा। चाहे लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लोकसभा राज्य विधानसभा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी नागरिक 18 साल की उम्र में जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन और किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। यानी जिसकी भी, अगर आप भारत की भूमि में रहते हैं और आपके 18 साल की उम्र हो गई है तो आप चाहे किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी नस्ल से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, कोई भी सेक्स क्यों ना हो, लिंग क्यों ना हो, साक्षरता आपकी कुछ भी क्यों ना हो, आपके पास कितना धन है उससे कोई मैटर नहीं करता, आप सभी लोग इक्वलिटी क्या कर सकते हैं, समान रूप से चुनाव में हिस्सा लेकर के आप वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। जबकि पुराने टाइम पे अंग्रेजी शासन काल में सभी लोगों को ये वोट देने का अधिकार नहीं प्रोवाइड था, ये ध्यान रखते चलेगा। जो अमीर लोग थे, जो लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, बड़े बड़े लोगों को ही बस चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार था। लेकिन भारत में अब ये आज़ाद भारत में ये सिस्टम नहीं है। 18 साल के प्लस जितने भी लोग हैं वो सभी लोग वोट दे सकते हैं, ये ध्यान रखते चलेगा। पहले वोटिंग का जो एज था वो 21 साल था 1989 तक। फिर 61 संशोधन अधिनियम एक्ट 1988 के तहत 21 साल से उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया है, ये ध्यान रखते चलेगा। यानी 1989 तक 21 साल तक का उम्र कम से कम था वोट देने के लिए, लेकिन अब 18 साल अगर आपका हो गया है तो आप किसी भी चुनाव में आप हिस्सा ले सकते हैं, आप वहाँ पे वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर बोल्ड एक्सपेरिमेंट विथ हाईली रिमार्केबल इन व्यू, संविधान निर्माताओं ने एक साहसिक प्रयोग किया था और यह देखने में अत्यधिक उल्लेखनीय है। देखिए, देश में एक विशाल आकार का है, यानी हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उच्च गरीबी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सामाजिक असमानता भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अशिक्षा को भी यहाँ पे आपको बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को जानने के बावजूद जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने बोला नहीं, जिनका भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी को होना चाहिए, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे शैक्षिक हो या अशैक्षिक हो, ठीक है, हर एक लोग का अपना एक अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद संविधान के निर्माताओं ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था हमारे संविधान में, ठीक है।
जिसके वजह से हमारा डेमोक्रेसी जो है एक ब्रॉड बेस्ड कहला रहा है, व्यापक आधारित बनाता है। इनहेंस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, यानी सामान्य लोगों के स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का समर्थन ये करता है। अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता के सिद्धांत को ये क्या करता है, निर्माण करता है। ये ध्यान रखते चलेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में डिस्कस कर लिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डिस्कस कर लिया। अब अगला है सिंगल सिटीजनशिप, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार। सिंगल सिटीजनशिप यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भले ही आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, लेकिन यहाँ पे जो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो एकल है, यानी आपको यहाँ पे एक नागरिकता ही यहाँ पे अवेलेबल है। ये ध्यान रखते चलेगा भारतीय नागरिकता में, यानी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, तो ऐसा तो है ना कि केंद्र के लिए अलग से आधार कार्ड आपको बनेगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का अलग से आधार कार्ड बनेगा, वोटर आईडी आपका केंद्र सरकार का, लोकसभा का अलग बनेगा, विधानसभा का अलग बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अमेरिका में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका में हर नागरिक के पास दो यहाँ पे आपको डुअल सेट्स ऑफ राइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे सेंटर का भी अलग नागरिकता देखने को मिलता है और स्टेट को भी अलग यहाँ पे नागरिकता लेनी पड़ती है वहाँ पे अमेरिका में, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में एक नागरिकता यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखते चलेगा। वहीं सारा पूरा एप्लीकेबल है सेंटर और स्टेट में भी। अगर आपका आधार कार्ड बना है तो वो आधार कार्ड आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो वैलिड है। आप किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, अगर आप अपना आधार कार्ड दिखाते हैं तो वो वहाँ पे मान्य होगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। राज्य के सभी नागरिक चाहे जो भी हो पूरे देश में नागरिकता के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का जन्म या निवास करते हैं, ये ध्यान रखते चलेगा। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के भी बीच में, ये ध्यान रखते चलेगा। ये भी बात यहाँ पे एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट में कही जा रही है। Despite constitutional provision for single citizen and uniform rights for all the people witnessing communal rights, class conflicts, caste war, linguistic clashes and ethnic dispute, सांप्रदायिक दंगे, वंश संघर्षों, जाति युद्धों, भाषाई संघर्षों और जाति विवादों के साक्षी देखने वाले सभी लोगों के लिए एकल नागरिकता का समान अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान के बावजूद सभी लोगों को समान रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एकल सिटीजनशिप वाले। This means that cherished goal of the constitution makers to build a united and integrated Indian nation has not fully realized। तो इसका मतलब है कि अखंड और एकीकृत भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं को पोषित लक्ष्य पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है, ये ध्यान रखते चलेगा, फुली रियलाइज्ड नहीं हुआ। स्वतंत्र निकाय की बात करें, इंडिपेंडेंट बॉडी की बात करें, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बुलवार्क है, एक अलग बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे पूरी तरह से, इलेक्शन कमीशन जो है, जो बेसिकली चुनाव आयोग है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है। किसी भी तरह का फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का उनका पूरी तरह से सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरह से कोई भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे उनके द्वारा कराया जाता है। कहाँ का ये इलेक्शंस कराते हैं, तो ये बेसिकली संसद का कराते हैं, स्टेट विधायिका यानी राज्य विधानमंडल का कराते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कराते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यालय का कराया जाता है इनके द्वारा चुनाव। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करती है, ऑडिट करते हैं अकाउंट्स का। कैग, याद रखिएगा कैग, ये इनको पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। पूछा जाता है इनमें से किस डिपार्टमेंट को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, तो कैग को कहा जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। क्योंकि जितने भी टैक्स जो होते हैं वो सारे के सारे टैक्स जो हो जाते हैं वो उनका लेखा जोखा इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के पास होता है। केंद्र और लेखा परीक्षा लेखा आप कह सकते हैं, केंद्र और राज्य का जनता के पर्स के संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं और सरकारी व्यय की वैधता और उपभोक्ता का टिप्पणी करते हैं। तो लीगलिटी और प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के खर्च वगैरह हैं उन सभी के ऊपर इनका पूरी तरह से रिकॉर्ड्स रहता है इनके पास, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। स्वतंत्र निकाय में आपका यूपीएससी भी आता है, संघ लोक सेवा आयोग, जिनके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ऑल इंडिया सर्विस लेवल पर। उच्चतर केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराया जाता है। राष्ट्रपति को अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देते हैं और एडवाइस करते हैं। जो यहाँ के चेयरमैन, चलिए मुझे बताइएगा यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ये अगला क्वेश्चन है। तो इनके द्वारा हर समय प्रेसिडेंट को सलाह दिया जाता है, ठीक है, अनुशासन
संरचनात्मक मामलों पर सलाह देते हैं, ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को। उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये हर स्टेट का एग्जाम को यहाँ पे इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को परीक्षा आयोजित किया जाता है राज्यपाल को, और ये बेसिकली स्टेट के गार्जियन राज्यपाल को ये पूरी तरह से अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। इसी तरह से आपको बताना है होमवर्क नंबर 7 बताना है बीपीएससी के चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है, पता होना चाहिए, बताइएगा। संविधान इन निकायों के विभिन्न प्रावधानों जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, भारत के समेकित निधि पर खर्च किए जा रहे खर्च के माध्यम से स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ये सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनके टेन्योर को सिक्योर करता है, कार्यकाल, इनकी फिक्स सर्विस कंडीशन के बारे में ध्यान रखता है, इनके खर्चे जो बेसिकली होते हैं वो सारे चार्ज किसके द्वारा किए जाते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की तरफ से किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। अगला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपातकालीन प्रावधान की बात कही जा रही है। आपातकालीन भारत में जो लगता है वो बेसिकली किसके द्वारा लगाया जाता है, तो किसी भी असाधारण स्थिति की प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को सक्षम करने के प्रावधान यहाँ पे है। तो राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली राष्ट्रपति के परमिशन के माध्यम से ही कहीं पे भी जहाँ पर बेसिकली असाधारण स्थिति हो चुकी है वहाँ पर इमरजेंसी लगाने का प्रावधान प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। रैशनैलिटी बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी। आपातकालीन लगाने का किसी भी क्षेत्र में क्यों लगाया जाता है, ताकि वहाँ की सोवरेनिटी मेंटेन रह सके, संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा को यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बेसिकली हमारा संविधान जो है ये सेफगार्ड यहाँ पे प्रोविज़न जो है वो प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है, क्लियर। इमरजेंसी कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो बेसिकली अगर कोई बाहरी देश के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी युद्ध या आक्रमण किया गया है, सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिवलियन जो होता है, ठीक है, सशस्त्र के द्वारा विद्रोह होना स्टार्ट हो जाए तो वो बेसिकली अनुच्छेद 352 के तहत आता है और उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी, यहाँ पे पूछा भी जाता है प्रेसिडेंट रूल को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स में होता है कि बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट रूल को नेशनल इमरजेंसी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी का दूसरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, ये प्रेसिडेंट रूल 2 तरीके से लगाया जाता है, एक आर्टिकल 356 का उपयोग करके, एक आर्टिकल 365 का उपयोग करके। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी राज्य सरकार जो है संविधान के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रही है तो उस जगह पे 356 अनुच्छेद का यूज़ किया जाता है, 356 आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है 365 अनुच्छेद 365 आर्टिकल का उपयोग कब किया जाता है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन दिया गया और वो गाइडलाइन राज्य सरकार नहीं मान रही है तो उस केस में आर्टिकल 365 का उपयोग किया जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो अगर भारत में वित्तीय स्थिरता या ऋण के लिए खतरा महसूस हो जाए, क्रेडिट ऑफ इंडिया आपका पूरी तरह से थ्रेट उसका खतरा हो, तो अनुच्छेद 360 का उपयोग किया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने को लेकर के, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला होमवर्क, भारत में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है, कितनी बार फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल लगा है, ये आपको बताना है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से मतलब सारी जो राज्य की शक्तियां हैं वो सारी पावर छीन ली जाती है, वो सारी के सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है, यानी केंद्र सरकार आपका शक्तिशाली हो जाता है। यानी हमारा जो गवर्नमेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी हो जाता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको हमारे भारत का उस समय में हो जाता है, फेडरल से यूनिटरी हो जाता है, ये ध्यान रखते चलेगा। पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और वो यूनिटरी में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है किसी भी तरह का फॉर्मल अमेंडमेंट को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना एकात्मक एक में संघीय संरचना को ये पूरी तरह से क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट, यहाँ पे लास्ट आपका फीचर्स है 3 टायर गवर्नमेंट। तो स्टार्टिंग में क्या था, डुअल पॉलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेंटर में मूल रूप से हमारा भारत का जो संविधान है
केंद्र में अलग तरीके से सरकारें काम करती है, राज्य में अलग तरीके से सरकारें करती है। तो दोहरी राजनीति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। केंद्र में आपको पार्लियामेंट देखने को मिलेगा, स्टेट में आपको स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, राज्य विधानमंडल। बाद में ये 73-74 संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था हमारे भारत में। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, सरकार के तीसरे स्तर को जोड़ा है जो दुनिया के किसी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता। दुनिया के किसी अदर संविधान में आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, होमवर्क नंबर 9 बताइएगा। नेक्स्ट होमवर्क नंबर कि 73-74 संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद में वर्णन है, यानी किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र है, ये आपको बताना है। 73 और 74 संशोधन अधिनियम के बारे में ये ध्यान है, किस आर्टिकल्स में इसको ऐड किया गया, उस आर्टिकल का नाम बताना है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आने वाले लेक्चर्स में ये सारे आंसर्स आपको मिलते हुए चलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको रिसर्च करते हुए चले और कमेंट्स में आंसर करते हुए चले। मैं सारे के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट्स में आंसर करते हुए चलेगा सारे क्वेश्चंस का। और आंसर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ चलेगा और अच्छे से लेक्चर्स को कवर करते हुए चलने का। अगर आप लोग ऊपर से सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, बढ़ाते हैं या नहीं सुनते सारी चीज़ें, तो कोशिश कीजिए इसको ध्यान से सारी चीज़ों को समझने का। अगर चीज़ें क्लियर होती हुई चलेगी तो ऑब्वियस ही बात है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हुए चलेंगे और आपके पॉलिटिक्स में मार्किंग लेवल भी आपकी बढ़ते हुए चलेगी। तो पूरा प्रीलिम्स मेंस वाला कॉन्सेप्ट पूरा आपका ऐड ऑन होता हुआ चलेगा। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्वेरी हो तो वो मेंशन जरूर करें। और बाकी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। @PSC जर्नी 4 के नाम से अकाउंट है, उसको फॉलो कर लीजिए सभी लोग। मई क्लासेस के पीडीएफ अगर आपको चाहिए, मई क्लासेस के ऑल मई क्लास पीडीएफ, तो सिर्फ और सिर्फ 249 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 249 बहुत कम प्राइसेस है, तो अभी इसको अवेल करें। ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना है, ग्रुप पे भी आपको ऐड कर दिया जाएगा 9716986821। यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए, यहीं पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। मई क्लासेस के सारे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 74 संशोधन अधिनियम जो है वो 1992 में जो बेसिकली भाग 9A में इसके बारे में भाग 9A में इसके बारे में जिक्र किया है। संविधान के लिए एक नया समय सारणी है, 12 जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे दी गई है। तो भाग 9A में शेड्यूल 12 में भाग 9A में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो पंचायत से संबंधित है। 74 संवैधानिक संशोधन जो है वो बेसिकली नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, और ये है पंचायत, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, 1992 1993 ऐसे इम्प्लीमेंट तो 1993 में ही किया गया था, लेकिन ध्यान रखते हुए चलेगा। क्लियर। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत यानी 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया है। याद रखिएगा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ये ध्यान रखिएगा। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंट, आर्टिकल 19 में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि आपको ये अधिकार आर्टिकल 19 देता है कि आप किसी भी तरह का सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है और ये हमारा राइट्स है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जिक्र किया गया है। राजनीति के नया निर्देशक सिद्धांत में भी अनुच्छेद 43B में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि आप सहकारी समिति का प्रचार कर सकते हैं राज्य लेवल पे। तो ये ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियों के प्रचार भी 43B के तहत DPSP में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ये ध्यान रखते चलेगा 43B में। कब हमारे संविधान में जोड़ा गया था? संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 97 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको ऐड किया गया। पार्ट 9B में हमारे संविधान में बेसिकली जोड़ा गया है सहकारी समितियों को लेकर के अनुच्छेद 243ZS to 243ZT।
के रूप में ये आपका हकदार है, ये ध्यान रखिएगा। नया भाग 9B में यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान है कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्य करें। यह बहु राज्य सहकारी समितियों के संबंध में संसद को और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानसभाओं को उपयुक्त कानून बनाने का ये अधिकार देता है। तो ये न्यू पार्ट 9B जो है वो बहुत सारे वेरियस प्रोविजन को यहाँ पे इंश्योर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्री के, ताकि वो फंक्शन कर सके डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल और ऑटोनॉमस और इकोनॉमिकल लेवल पे, और एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो आपका वर्क कर सके। ठीक है, ये ध्यान रखते चलिएगा। तो ये पूरा आज का पूरा आपका लेक्चर था और आज आपका चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है, ये ध्यान रखते चलेगा। आज आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। ये सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में जिक्र करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। लेक्चर्स को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हर एक ग्रुप्स में इसको शेयर करें बाकी बच्चों के सामने, ताकि जिनको जीरो से इंडियन पॉलिटी कवर करना हो, बाईलिंगुअल्स में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसको आप नोट्स भी यहाँ पे मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में आपको पूरे मई क्लासेस का PDF आपको दिया जाएगा, जिसमें करेंट अफेयर्स होंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री होगा, इंडियन पॉलिटी होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। PSC जर्नी 4 पे अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट, फीडबैक, क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहीं पे आपको रिवर्ट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।